नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस यूक्रेन युद्ध अब पूरी तरह से बदल चुका है। पुतिन के घर को जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने ड्रोन हमलों के झुंड से टारगेट करने की कोशिश की है, उसने रूसी सेना को खूनी युद्ध के लिए मजबूर कर दिया है। खबर है, रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की को सीधे टारगेट पर ले लिया है और इधर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि या तो अब युद्ध विराम होगा या फिर लाखों लोग मारे जाएंगे। पुतिन के घर 91 हमले, ट्रंप बोले अब लाखों मरेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में 1406 दिन बाद ऐसा मोड़ आ चुका है जो साफ साफ दिखा रहा है कि अब रूस यूक्रेन के बीच बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है और अब सिर्फ युद्ध से ही जंग का फैसला होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ट्रंप को फोन पर बताया है कि उनके घर पर यूक्रेनी सेना ने 51 आत्मघाती ड्रोन के झुंड से हमला किया है। इस खबर से न सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप हैरान रह गए, बल्कि यूरोपीय देशों को भी सांप सूंघ गया है। बेलारूस से आई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल और ओरेशनिक की तैनाती की तस्वीरों ने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि रूस जब भी यूरोपीय देशों पर अपने मिसाइलों से हमला करेगा तो वो बेलारूस की जमीन से करेगा, क्योंकि बेलारूस से यूरोपीय देशों पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से हमला करना कहीं ज्यादा आसान और घातक होगा। रूसी जनरल और कमांडरों ने यहाँ तक दावा किया है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के जापोरिजिया शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई है। हम आपको बता दें, जापोरिजिया को ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस को सौंपने को तैयार नहीं है, क्योंकि जापोरिजिया में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, जो यूक्रेन का पावर हाउस कहा जाता है। अगर ये भी रूस के हाथ चला गया तो समझिए यूक्रेन की हार पर मुहर लग जाएगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 30 घंटे में पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है, उससे ट्रंप चौंक गए हैं और ट्रंप ने खुद कहा है कि अब या तो युद्ध विराम होगा या फिर लाखों लोगों की जान जाएगी। हम खबर की शुरुआत करते हैं। अभी तक यूक्रेन और यूरोप युद्ध के परमाणु अभ्यास, परमाणु मिसाइलों और परमाणु बम वर्षकों की धमकियों को कोरी बकवास और गीदड़ भभकी मानकर चल रहे थे, लेकिन अब रूस यूक्रेन जंग के हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कि अब रूस भी यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जो रूस यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा जीतने के बाद यूक्रेन पर हमले बंद करने का ऐलान कर रहा था, वो रूस अब पूरे यूक्रेन पर नजरें गड़ाने लगा है। हैरानी की बात तो ये है कि ज़ेलेंस्की को भी एहसास हो चुका है कि रूस को रोकना नामुमकिन है और अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूस पर यूक्रेनी सेना का वो हमला, जिसमें सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश की गई है। पुतिन ने ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत में दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आदेश पर रूस के नोवगोरोड स्थित पुतिन के सरकारी आवास पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला करने की कोशिश की है। पुतिन और रूस के दावों के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर की रात में लंबी दूरी के आत्मघाती यूक्रेनी ड्रोन ने एक बड़े झुंड के रूप में पुतिन के घर को निशाना बनाने की जबरदस्त कोशिश की थी। खबर है कि लंबी दूरी के आत्मघाती यूक्रेनी ड्रोन्स ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की। दावों के मुताबिक जिस वक्त यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ, उस वक्त पुतिन अपने सरकारी आवास वाले घर पर मौजूद नहीं थे। ऐसा दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना की खुफिया एजेंसियां इस बड़े मिशन में शामिल थी, जिसमें 91 आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। खबर है कि रूस के जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम ने 91 ड्रोन को पुतिन के घर में धमाका करने से पहले ही हवा में ही तबाह कर दिया है। दावे तो यहाँ तक किए गए हैं कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर पुतिन के घर को तबाह करना चाहता था, ताकि पुतिन की ताकत दुनिया में कमजोर साबित की जा सके।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के घर कथित ड्रोन हमले को लेकर गुस्सा जताया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया कि यूक्रेनी ड्रोन के एक झुंड ने पुतिन के घर को निशाना बनाया था। फ्लोरिडा में ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने एक कॉल के दौरान मुझसे ये मुद्दा उठाया था। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आपको पता है, मुझे इस हमले के बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने बताया। उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ था। ये ठीक नहीं है। मैं इसे लेकर बहुत गुस्से में हूँ। अगर वो हमलावर हैं तो उन पर हमला करना एक बात है, उनके घर पर हमला दूसरी बात है। फिलहाल ये सब करने का सही समय नहीं है। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लावरोव ने चेतावनी दी कि हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस हमले को आतंकवाद करार दिया। लावरोव ने ये भी कहा कि रूस ने भी जवाबी हमलों के लिए यूक्रेन में लक्ष्य चुने हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी है कि इस हमले के बाद रूस शांति वार्ता में अपना रुख और कड़ा करेगा। हालांकि ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना ने पुतिन के दावों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। Брехня Російської Федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. इधर पुतिन के घर पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों की कोशिश से रूसी सेना बुरी तरह से बौखला गई है। पिछले 5 हफ्तों में वैसे ही रूस पूर्वी यूक्रेन पर तूफानी हमले कर रहा है, लेकिन पिछले 30 घंटे में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया शहर पर रूस के हमलों में जबरदस्त तेजी आई है। अगर देखा जाए तो लगभग 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के समर्थन के बिना रूस के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकता और उन्होंने मॉस्को पर शांति वार्ता को बाधित करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि ट्रंप के साथ उनकी 28 दिसंबर को ही मीटिंग शानदार रही है। हालांकि जब मीडिया ने सवाल किया, क्या हम अमेरिकी समर्थन के बिना जीत सकते हैं, तो ज़ेलेंस्की ने साफ कहा, नहीं। इधर रूसी कमांडर ने दावा किया कि मॉस्को की सेनाएं ज़ापोरिज़िया के सबसे बड़े शहर से 15 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को दक्षिणी यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के अभियान को जारी रखने का आदेश दिया है। कर्नल जनरल मिखाइल टेप्लिंस्की ने 29 दिसंबर 2025 को क्रेमलिन में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक टेलीविजन बैठक में रूसी राष्ट्रपति को बताया। पुतिन द्वारा यूक्रेन के बारे में ट्रंप से बात करने के एक दिन बाद ही रूसी सेनाएं ज़ापोरिज़िया शहर के करीब पहुंच रही हैं। मॉस्को यूक्रेन के विशाल ज़ापोरिज़िया प्रांत के लगभग 75% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। ये उन 4 प्रांतों में से एक है जिन्हें पुतिन ने 2022 में अपने कब्जे में लिया था। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने इससे पहले पुतिन को बताया था कि मॉस्को की सेनाएं लगभग पूरी अग्रिम पंक्ति पर आगे बढ़ रही हैं, जबकि कीव की सेनाएं रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और जवाबी हमले का प्रयास कर रही हैं। То освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковска, Краматорска, всей этой агломерации и овладения всем рубежом обороны противника, а также во взаимодействии с войсками Запад и Центр полностью освободить территорию Донбасса. हमले को तैयार रूसी ओरेशनिक ज़ेलेंस्की ने मांगी 50 साल की सुरक्षा गारंटी। अब रूसी सेना ने ज़ापोरिज़िया पर तगड़े हमले करके यूक्रेनी सेना को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है, जबकि यूरोप के खिलाफ रूस ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है और उसे बेलारूस में तैनात कर दिया है। जरा बेलारूस से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक को तैनात करने की तस्वीरें हैं। 30 दिसंबर के इस वीडियो में बेलारूस में रूसी परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली की तैनाती दिखाई गई है। ये घटनाक्रम यूरोप भर में मिसाइलें दागने की मॉस्को की क्षमता को मजबूत करता है। ये घटनाक्रम
यूरोप भर में मिसाइलें दागने की मॉस्को की क्षमता को मजबूत करता है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर सहयोगी हैं, कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों का कहना है कि ये तैनाती युद्ध की स्थिति में रूसी परमाणु मिसाइलों के लिए यूरोपीय लक्ष्यों तक पहुंचना थोड़ा तेज हो जाएगा। 2 अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा है कि उपग्रह चित्रों के अपने अध्ययन के मुताबिक मॉस्को संभवतः पूर्वी बेलारूस के एक पूर्व हवाई अड्डे पर मिसाइलों और उनके मोबाइल लॉन्चरों को तैनात कर रहा है। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वीडियो में मिसाइल प्रणालियों के स्थान का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इसमें मोबाइल लॉन्चर और उनके चालक दल को दिखाया गया है। और ओशियनिक मिसाइल की इस तरह से तैनाती का वीडियो साबित करता है रूस बड़े हमले का प्लान बना चुका है। इधर ट्रंप ने यूक्रेन को शांति समझौते के तहत 15 साल की सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की भविष्य के खतरों को देखते हुए 50 साल की गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रूस हमले की तैयारी कर रहा है वो हैरान करने वाला है। हम आपको ये दिखाते हैं कि क्यों पुतिन आधे से ज्यादा यूरोप को तबाह कर देना चाहते हैं। क्यों रूस को लगता है कि अमेरिका को अपनी शर्तों पर दबाना आसान है, लेकिन यूरोप को दबाना बेहद मुश्किल है। इसे भी आप जरा समझ लीजिए। हम आपको 2 वीडियो ग्राफिक विंडो में दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे पुतिन की ओशियनिक मिसाइल आधे यूरोप का सफाया कर सकती है। रूस की नई ओशियनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता और उसके दायरे में आने वाले यूरोपीय देशों से जुड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आने लगी है। रूसी, यूरोप और पश्चिमी देशों की मीडिया के मुताबिक रूस ने बेलारूस से ओशियनिक को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। दावों के मुताबिक बेलारूस से लॉन्च किए जाने पर रूस की ओशियनिक मिसाइल 10 मिनट से भी कम समय में ब्रिटेन की राजधानी लंदन या फ्रांस की राजधानी पेरिस में परमाणु तबाही मचा सकती है। ओशियनिक एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है, जिसकी आधिकारिक मारक क्षमता 1000 से 5500 किलोमीटर के बीच बताई गई है। हालांकि कुछ रूसी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 5000 किलोमीटर तक हो सकती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 5000 से 5500 किलोमीटर की इस रेंज में पूरा यूरोप और उसके लगभग सभी प्रमुख देश आ जाते हैं। रूस के निशाने पर मुख्य यूरोपीय शहर इसकी रेंज में हैं। रूस के पश्चिमी हिस्सों या बेलारूस, जहां इसे 2025 के अंत तक तैनात किया गया है, वहां ये बहुत बड़े हिस्से पर हमला कर सकती हैं। पश्चिमी यूरोप में लंदन, पेरिस, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जहां नेटो का मुख्यालय है, उसे आसानी से निशाना बना सकती हैं। जबकि पश्चिमी यूरोप में जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसके हमले से बच नहीं पाएगी। दावों के मुताबिक ओशियनिक मिसाइल 10 से 12 मैक यानी आवाज से 10 से 12 गुना तेज की रफ्तार से हमला करती है। यही वजह है कि मध्य और पूर्वी यूरोप में पोलैंड की राजधानी वार्साव, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग जैसे देश इसके निशाने पर आसानी से आ जाएंगे। जबकि बेल्टिक देश लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया भी ओशियनिक से बच नहीं पाएंगे। उत्तरी यूरोप में क्वीन का स्टॉकहोम स्वीडन, नॉर्वे का ओस्लो, फिनलैंड का हेलसिंकी, डेनमार्क का कोपेनहेगन ओशियनिक के टारगेट पर हैं। जबकि दक्षिणी यूरोप में इटली की राजधानी रोम और स्पेन की राजधानी मैड्रिड भी ओशियनिक के निशाने पर हैं। इसलिए पुतिन बार बार यूरोपीय देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूरोप ने युद्ध विराम नहीं होने दिया तो यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया जाएगा। Зараз не тільки отримує підтримку від наших друзів, від наших сусідів, але й пропонує досвід свого захисту в цій війні. Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільшими сильними можливостями виробництва зброї. Зброї, яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі увесь цей досвід. Ми про це сьогодні говорили з президентом. ऐसे हालात में रूस के पास एक ही विकल्प बचा है कि वो यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी सीधा हमला करे, और ऐसी स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध को रोकना संभव है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया का सर्वनाश तय है, क्योंकि कोई भी पक्ष हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन से ज्यादा भयानक युद्ध की धमकी दे दी है।
नेतन्याहू से मीटिंग के बाद ट्रंप इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने ईरान के एटमी अड्डों को भस्म कर डालने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा एटमी अड्डे बनाए तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। उधर अमेरिका ने प्रशांत महासागर से गुजर रहे जहाज को बम से उड़ा दिया है, लेकिन ट्रंप को चीन से खतरनाक चैलेंज मिला है। चीन ने ताइवान को घेरकर रॉकेट की बौछार कर दी है। वेनेजुएला पर अमेरिका का तूफानी हमला जारी है। चीन ने ताइवान पर युद्ध थोपकर उसे हड़पने की शुरुआत कर दी है। यमन में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल ने ईरान और उसके लड़ाका ग्रुप को दहलाने का लाइसेंस ट्रंप से ले लिया है। तुर्की ने इजराइल से दुश्मनी का हिसाब लेने का वॉर जोन सोमालीलैंड चुन लिया है। 2026 में दुनिया देखने जा रही है सबसे भयानक युद्ध, लेकिन जीतेगा कौन, सलामत रहेगा कौन? कैलेंडर पर जैसे ही तारीख बदल रही है, वैसे ही दुश्मनी निभाने के बारूदी तेवर दिखाई देने लगा है। 25 से 26 के विस्फोटक होने की गारंटी अमेरिका ने दी है, लेकिन इतने युद्ध, इतनी तबाही, इतनी त्रासदी को क्या कोई रोक सकता है? फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं। जिस तरह से इजराइल प्लान बना चुका है, जिस तरह अमेरिका उसे शह दे रहा है, जिस तरह इजराइल के दुश्मनों में फूट डालकर उन्हें लड़ाया जा रहा है, उससे युद्ध टालना मुश्किल है। पहले देखिए चीन का युद्ध उन्माद। ड्रैगन ने बारूदी आतिशबाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ताइवान पर टारगेट कर चीन ने रॉकेट की बौछार की है। चीन ने बम वर्षक भेजकर ताइवान को दहलाने के सिग्नल दिए हैं। चाइनीज नेवी के वॉरशिप ताइवान को घेरकर हमले के लिए तैयार हैं। ड्रैगन के असॉल्ट शिप ताइवान के उत्तर और दक्षिण में लंगर डाल चुके हैं। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान के करीब 5 जगहों पर भारी सैन्य तैनाती कर रखी है। चाइनीज नेवी और एयरफोर्स यूनिट समुद्री और हवाई टारगेट पर स्ट्राइक कर रही है। चीन ने 3 साल बाद इतना बड़ा वॉर रिहर्सल शुरू किया है। चीन इस बार अमेरिका ताइवान के बीच हुई आर्म्स डील से भड़का हुआ है। अमेरिका और ताइवान ने रिकॉर्ड $11.1 बिलियन के हथियार पैकेज का ऐलान 19 दिसंबर को किया था। ताइवान को मिलने जा रहे जंगी हथियारों से बौखलाया ड्रैगन युद्ध पर उतर आया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस बारे में चीन ने कोई जानकारी नहीं दी, हालांकि उन्हें ताइवान में जो चल रहा है उसकी पूरी खबर है। So China's been doing naval exercises basically to test encircling Taiwan. Can you explain to us what your knowledge is of that? What do you think about that? Have you had any discussions with China? Well, I have a great that? relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. सवाल है कि क्या ड्रैगन हर बार की तरह धौंस जमाकर फिर अपने बिल में दुबक जाएगा? आसार इस बार कम दिख रहे हैं। खैर, चीन सीधे युद्ध का जोखिम कभी मोल नहीं लेता, मगर जो देश दुश्मनों से सीधे टकराने में कुख्यात हैं, उसने कई फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं। 2026 में इजराइल का प्लान एक साथ सारे दुश्मनों के सफाई का है। प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर नेतन्याहू ने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को ट्रंप से ही धमकी दिलवा दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया, अगर ईरान ने अपने एटमी अड्डों को दोबारा बनाया, तो अमेरिका उन्हें बर्बाद कर डालेगा। I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build-up. नेतन्याहू से मीटिंग के बाद ट्रंप ईरान पर जमकर बरस पड़े हैं। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान की हरकतों पर अमेरिका की नजर है।
अगर ईरान की कारस्तानियों के सबूत मिलते हैं तो अमेरिका सबसे भयानक हमले शुरू कर देगा। Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Consequences will be very powerful. ईरान के मामले में अमेरिका इजराइल में कोई फर्क नहीं आया है। दोनों देश ईरान को दुश्मन नंबर 1 मान रहे हैं। वहीं ईरान ने ट्रंप पर पलटवार में देर नहीं लगाई है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसे अपनी रक्षा का पूरा हक है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। I emphasize that Iran does not seek permission from anyone to defend itself. The Iranian people's response to any widespread adventurism and evil is unapologetic and even unexpected. ये सबसे भयानक वॉर जोन है जहां सुपर पावर अमेरिका ने एटमी बम वर्षकों को आजमा रखा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बम वर्षक से बंकर बस्टर बम बरसाकर तबाही मचाई थी। ट्रंप फिर से वही धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। ये वार्निंग ईरान से आई है। ईरान जून में हुए युद्ध की याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से हमला होगा। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उससे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उसका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर सरेंडर कर देगा, यानी 12 दिन नहीं 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामेनेई का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया गया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसलिए इजराइल में ईरान की मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने ईरान की मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। यह ऐसा दावा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया है कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल ज्यादा रेंज की भी है, बड़े वॉरहेड से भी लैस है और उनको रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले, इसलिए 2026 का साल सबसे खौफनाक युद्ध का गवाह बन सकता है। इस युद्ध में किसी न किसी कोने में या तो युद्ध के हालात बने हुए हैं या फिर ऐसा तनाव है जो युद्ध में तब्दील होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, जिससे ज्यादा टेंशन इजराइल और तुर्की की टक्कर से भी है, जिनकी दुश्मनी हर दिन गाढ़ी होती जा रही है। ट्रंप ने भी तुर्की को जितना भाव दे रखा है उससे नेतन्याहू का दिल घबरा रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू से मीटिंग के बीच गाजा में तुर्की की सेना की तैनाती का मुद्दा फिर से उछाल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि तुर्की को गाजा पीस प्लान में शामिल नहीं किया जाएगा। एर्दोआन को ट्रंप ने अपना जिगरी दोस्त बताकर नेतन्याहू का सरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि तुर्की हर जगह इजराइल से दुश्मनी निभाने का दम भर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ट्रंप के गाजा पीस डील में शुरुआत से अहम रोल में हैं। ट्रंप ने जब 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की थी तो एर्दोआन उनके साथ बैठे थे। बाकी सभी नेताओं से ज्यादा अहमियत ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति को दी थी। यही नहीं, ट्रंप ने तुर्की को गाजा समझौते के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार किया था। लेकिन नेतन्याहू को एर्दोआन फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इजराइल मानता है कि तुर्की जैसा देश किसी का सगा नहीं। Do what we have to do. That's always the case. That's not a question about it.
ये वही तुर्की है जिसने कतर पर हमले के बाद इजराइल के खिलाफ अरब अलायंस बनाकर नेतन्याहू को सबक सिखाने की धमकी दी थी, मगर तुर्की तब हाथ मलता रह गया। ट्रंप ने बीच में आकर कतर इजराइल युद्ध टाल दिया। हालांकि अब तुर्की गाजा में आया है तो इजराइल को रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल की पॉलिसी क्लियर है, दुश्मन जहां है उसे वहीं दफना दो। हिजबुल्लाह लीडर का सफाया हो, दोहा में हमास का लीडर खलील अल हया का खात्मा हो, या फिर कोई भी दुश्मन इजराइल उसे घर में घुसकर मारता है। इजराइल के लिए फिलहाल जो बात सबसे फायदे की है वो ये कि यमन में उसके दो दुश्मन आपस में भिड़ गए हैं।